दोस्तों, भारतीय बाजार के लिए आज का दिन काला शुक्रवार यानी ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ। शेयर मार्केट में लगातार 5 महीने से जारी गिरावट में करीब 96 लाख करोड़ का घाटा निवेशकों को हो चुका है, जबकि लोकसभा चुनाव के वक्त मोदी और शाह 4 जून के बाद शेयर बाजार के चढ़ने की बात कह रहे थे। राहुल गांधी ने इस पर शेयर बाजार का घोटाला आरोप जो है, बाजार में जो घोटाला हुआ है उसके आरोप भी बीजेपी पर लगाया था, लेकिन सत्ता के मद में चूर नरेंद्र मोदी इन आरोपों का उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है और वो इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। मोदी ने हिंडनबर्ग मामले में भी तह तक जाने की कोई कोशिश नहीं की। आप याद कीजिए, कोई उस समय कोशिश न की न दिखाई, ऐसी कोशिश कर रहे हैं वो। सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच पर आरोप लगते रहे और मोदी खामोश रहे। अब माधवीपुरी बुच का कार्यकाल आज खत्म हो गया है और उनकी जगह वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे मार्केट रेगुलेटर यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होंगे। मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने पांडे के नाम को सेबी प्रमुख के रूप में मंजूरी दे डी है। आपको बता दूं कि पांडे को एयर इंडिया की रुकी पड़ी जो बिक्री है उसको पूरा करने का श्रेय दिया जाता है और वहीं डीपैम सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान पांडे भारतीय जीवन बीमा यानी एलआईसी के सार्वजनिक प्रवेश यानी पब्लिक लिस्टिंग में भी अहम भूमिका निभा चुके हैं। अब देखना होगा कि सेबी प्रमुख की जिम्मेदारी वो कितने अच्छे से निभाते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहां पर पांडे साहब के लिए। शेयर बाजार के साथ साथ आज सियासी जमीन पर भी काफी हलचल दिखी। एक तरफ राहुल गांधी ने आज मिशन केरल के लिए बैठक की और अगले साल होने वाले चुनाव की तैयारियों का आगाज किया। कल राहुल गांधी असम को लेकर ऐसी ही बैठक कर चुके हैं। वहीं आज बिहार में भी सियासत गर्म है, क्योंकि एक तरफ दिलीप जायसवाल ने सीएम के चेहरे पर कहा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये संसदीय दल तय करेगा, यानी बीजेपी ने फिर से नीतीश का पट्टा काटा है। और उधर नीतीश जब जीतन राम मांझी के दलित समागम पर किए गए शक्ति प्रदर्शन में शामिल हुए तो बाद में बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और सम्राट चौधरी ने कहा कि सीएम तो नीतीश ही बने रहेंगे। यानी बिहार में नीतीश के नाम पर अभी एनडीए में उलझन बनी हुई है और इधर तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं तेज हो गई हैं। सी वोटर्स के सर्वे में पता चला है कि 41% लोग तेजस्वी यादव को सीएम बनते देखना चाहते हैं। वहीं बिहार की 50% जनता इस बार बदलाव चाहती है। यह भी सामने आया है सी वोटर्स के सर्वे में। मोदी की नजर तो फिलहाल दिल्ली के बाद बिहार पर ही टिकी हुई है। आप सब देख रहे हैं, जान रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम आदमी अपनी मेहनत की पूंजी को ऐसे बर्बाद होते देखकर कैसा महसूस करता होगा। आपको बता दूं कि आज सेंसेक्स में 1400 से ज्यादा अंकों की गिरावट आई, जिसमें निवेशकों के लगभग 8 लाख करोड़ रुपए डूब गए या निवेशकों को लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ। वहीं निफ्टी में भी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो निफ्टी है उसमें भी 400 से ज्यादा अंकों की गिरावट आई है। शेयर बाजार में इतने बड़े घाटे से देश में हाहाकार मचा हुआ है और बताया जा रहा है कि शेयर बाजार में यह गिरावट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की धमकियों और भारत की तीसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े जो जारी हुए हैं उसकी संभावनाओं के बीच आई है। लेकिन ट्रंप की टैरिफ की धमकी को अभी महीने भर पहले जो ये धमकी आई थी उसके बाद बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, जबकि शेयर मार्केट लगातार 5 महीनों में डूब रहा है। पिछले 5 महीने से शेयर बाजार में लगातार गिरावट देखी जा रही है। यानी इसके ऊपरी कारण जो भी हो, मगर अंदर कोई बड़ा खेल तो जरूर चल रहा है जिससे देश को डुबोने की तैयारी हो रही है। सवाल यह है कि क्या मोदी को इस तैयारी की कोई जानकारी है या वो जानते ही नहीं हैं कि देश में क्या हो रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्विटर पर आज लिखा है और इसी मसले को, और उन्होंने साफ साफ यहां लिखा है कि शेयर बाजार की गिरावट सालों साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। इसका सबसे ज्यादा बुरा असर आम जनता और मध्य वर्ग पर पड़ा है। भाजपा की पक्षपाती आर्थिक नीतियों में जितनी गिरावट होगी उतनी ही गिरावट शेयर मार्केट में भी होगी और डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में भी गिरावट होगी। निवेशक कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, यानी आज का निवेशक जो है वो कहे आज का निवेशक कि नहीं चाहिए भाजपा। ये बात यहां कह रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव
की ये बातें बहुत इस वक्त बहुत मौजूद हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वही कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी वाजिब सवाल उठाए हैं। सुरेंद्र राजपूत ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं उनकी ही जुबानी। सुनिए। आज देश में हाहाकार मचा हुआ है। शेयर मार्केट पिछले बताते हैं 30 सालों में सबसे ज्यादा गिरा है। 30 लाख करोड़ से ज्यादा का लोग बता रहे हैं कि घाटा हुआ है। ये घाटा किससे हुआ है? ये घाटा आम आदमी को हुआ है। ये घाटा किसी बड़े उद्योगपति को नहीं, वो तो कल कवर कर लेंगे, लेकिन जो लोअर मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको ये घाटा हुआ है। कि नल को हुआ है, नील को हुआ है, कोल को हुआ है, भील को हुआ है, गार्ड को हुआ है, महिलाओं को हुआ है, उन सारे लोगों को हुआ है जिनको राहुल गांधी जी पहले से चेता रहे थे। राहुल गांधी जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि बगैर ज्यादा जाने हुए लोग इस शेयर मार्केट में जा रहे हैं, जो कि खतरनाक है। एक हद दर्जे से वोलेटिलिटी इसमें चल रही है, और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोग शेयर मार्केट के पक्ष में बात कर रहे थे, वो चाहे सत्ता के शीर्ष धारी नेतृत्व करता लोग। अब ये जो घाटा हुआ, इसका जिम्मेवार कौन रहेगा? कौन इसको कवर करेगा? कौन इसको पूरा करेगा? ये देखने की बात है। और इसके बाद इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज ये है कि एक देश में एक बड़े वर्ग को जुआरी बनाया जा रहा है। एक बड़ा वर्ग नशे की गिरफ्त में आ रहा है, और नशा भी कैसा? सट्टे की ऐप का नशा भी कैसा? बाकी नशों जैसा। बेरोजगार लोगों के हाथ में जो है ये इस तरीके की एप्स दी जा रही हैं, जिससे वो हद दर्जे के जुआरी बन रहे हैं। शेयर मार्केट भी डूब रहा है, उसमें हमारा युवा का पैसा डूब रहा है। जुए में भी, यानी जिन एप्स हैं उनमें भी पैसा डूब रहा है, और नशे की गिरफ्त में तो हो ही रहा है। सारी चीजें सिर्फ इसलिए हो रही कि वर्तमान सरकार रोजगार देने में सक्षम नहीं है। सरकार जो है मूल रूप से विषयांतर करने का काम कर रही है। मेरी वर्तमान सरकार से अभी भी अपील है कि देश के युवाओं के भविष्य को बर्बाद मत कीजिए। लोगों को पूरी जानकारी दीजिए, पूरी पारदर्शिता की जानकारी दीजिए। ये देश हम युवाओं के वजह से बना है, किसी अडानी या किसी अंबानी के लिए नहीं बना है। दो लोग इस देश को नहीं चलाएंगे। संसाधनों पर सबका हक दीजिए। देश के युवा को नशे से और जुए से बचाइए। तो किस तरह देश को डुबो रहे हैं नरेंद्र मोदी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। अभी सुन रहे थे आप सुरेंद्र राजपूत को, इससे पहले आपने अखिलेश यादव को भी सुन लिया। और देश डूब रहा है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी इस देश को डुबा रहे हैं? दूसरी तरफ महत्वपूर्ण बात कि नीतीश के नाम पर एनडीए में आखिर उलझन क्यों बढ़ गई है? और आज पटना में जीतन राम मांझी जो दलित समागम किए पटना के गांधी मैदान में, उसमें नीतीश बाबू के पहुंचने के बाद से आखिर भाजपा क्यों घबरा गई? सारे सवाल, इन सवालों का जवाब आज ढूंढने की कोशिश करते हैं। पिछले 5-6 महीने में भारत में 96 लाख करोड़ रुपए डूब गए बाजार में, और नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं? क्या देश को डुबो रहे हैं? चलिए सवाल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हमलेंदु उपाध्याय जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं और डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं। आप तीनों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपका भी कुछ डूब गया क्या? मेरा कुछ भी डूब जाए तो गम नहीं होता सर, ये लेकिन ये देश डूब रहा है, इसकी फिक्र है, इसका फिक्र बिल्कुल। संयोग से मैं सब शेयर मार्केट को समझता नहीं हूं, बिल्कुल भी आर्थिक मामलों में अंगूठा टेक हूं। आज तक जिंदगी में डॉक्टर साहब 1 रुपए का शेयर नहीं खरीदा, 1 रुपए का शेयर आज तक अपनी जिंदगी में नहीं खरीदा। लेकिन देश का जो हाल है, देश की जो माली हालत है, वो तो एकदम बर्बादी का ऐलान कर रही है। 28-30 साल का सबसे बड़ा झटका आज लग गया है स्टॉक मार्केट को। सबसे चिंताजनक बात यह है सर कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले भोंपू मीडिया के चैनल्स को इंटरव्यू दिए थे, जिसमें उन्होंने मशवरा दिया था। मशवरा क्या, एक तरह से आदेश दे रहे थे। अमित शाह तो कह रहे थे
शेयर बाय कर लीजिए, खरीद लीजिए, अंग्रेजी में बाय बोला था, खरीद लीजिए। नरेंद्र मोदी भी एक बापू मीडिया के चैनल से कह रहे थे, अच्छा मौका है, लोगों को शेयर खरीद लेना चाहिए। कायदा तो ये कहता है राजीव जी, जहां तक मैंने अखबारों में पढ़ा और आप सब लोगों से सुना जाना है, कि जो सेबी के नियम है, स्टॉक मार्केट के जो नियम है, उसमें इस बात का प्रावधान है कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा शेयर खरीदने बेचने का मशवरा नहीं दे सकता। उसके लिए उसे बाकायदा रजिस्टर्ड होना पड़ता है, पंजीकृत, जो उसका पदनाम क्या है मुझे याद नहीं आ रहा, सुनील जी है, आप लोग बताएंगे। यानी स्टॉक मार्केट का जो इन्फ्लुएंसर है एक तरह से, वो जो रजिस्टर्ड परामर्शदाता होता है, वही आपसे ये कह सकता है कि शेयर खरीदें। ब्रोकरेज कंपनी जिस वक्त ब्रोकरेज कंपनीज होती हैं जी, ब्रोकरेज कंपनीज होती हैं, वही बाकी आम आदमी है। मैं आपसे नहीं कह सकता हूं कि XYZ कंपनी के शेयर खरीद लीजिए जी, इस तरह से सार्वजनिक पटल पर, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी ने देश के सामने सब्ज बाग परोस दिए, लोग उनके झांसे में आ गए, लोगों को लगा हम तो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेंगे, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह, हमारे शेयर तो फलते फूलते रहेंगे। आज इस बात की जिम्मेदारी डॉक्टर साहब कौन लेगा? आज जिस तरह शेयर बाजार का, शेयर मार्केट का पटरा बैठ गया है, ध्वस्त हो गया है बाजार, क्या इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी और अमित शाह लेंगे? क्या अपने परम पवित्र निर्धारित समय रात को 8 बजे टेलीविजन पर आकर प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे? क्या वे ये स्वीकार करेंगे कि इस देश को जो लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया एक दिन में, पिछले कई दिनों से तो लगातार चल ही रहा था, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है? क्या सरकार इसकी कोई भरपाई कर सकती है? क्या ऐसी कोई प्रक्रिया है जिसके लिए प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहराया जा सके कि उनके आह्वान पर, उनके अनुरोध करने पर, उनके प्रेरित करने पर जिन लाखों करोड़ों लोगों ने शेयर खरीदे थे, उनका भट्टा बैठ गया है, उसकी जिम्मेदारी इनके सिर पर डाली जा सके? क्योंकि ऐसा कोई कानून में प्रावधान नहीं है। लेकिन नैतिक रूप से इस देश के लोगों को यह समझना पड़ेगा कि वे किन लोगों के झांसे में आकर भेड़ चाल चल रहे हैं। अपने विवेक से, अपनी तर्क शक्ति से कोई निर्णय न लेकर इस तरह अपनी जमा पूंजी को अंधे कुएं में डालकर आज बर्बाद हो गए। और देखिए, आम निवेशक बर्बाद हुआ होगा, जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, अडानी अंबानी, इन्हें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। सरकार इसे उठाने के लिए क्या क्या कर सकती है हम नहीं जानते। सरकार कल अपने LIC से कह सकती है कि खरीदो, किसी तरह बाजार को उठाओ जी। जैसे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए कैसी कैसी कवायदें चल रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने अपनी रीति नीति से, अपने कामकाज से, और सेबी जैसी संस्थाओं ने बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के हित में काम करके उनके गड़बड़ घोटालों पर, उनकी आर्थिक अनियमितताओं पर, अडानी के मामले में सेबी ने क्या किया, सेबी की महामहिम चेयरपर्सन साहिबा आज रिटायर हो गई हैं, कोई जांच नहीं हुई। भारत सरकार ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर उसे कालीन के नीचे सरका दिया। सेबी की चेयरपर्सन की क्या भूमिका थी, वे खुद कैसे कैसे कंपनियों में पति किस रूप में शामिल थे। जब सरकार खुद इस तरह के गड़बड़ घोटालों को ढांकने का काम करेगी, उसे संरक्षण देगी, गलत तरीकों को, गलत तरीके से काम करने वाले लोगों को, तो उसका खामियाजा अंत में देश के आम नागरिक को, आम निवेशक को भुगतना पड़ेगा, जिसने अपनी मेहनत की कमाई में से बचत करके, अपना पेट काट के, इस उम्मीद में शेयर खरीदे होंगे कि कल ये 40 रुपए का शेयर 60 का होगा, 80 का होगा, इसको बेचकर मैं अपने बच्चे की पढ़ाई करवाऊंगा, लड़की की शादी करूंगा, या अपने जीवन की और जरूरत पूरी करूंगा। उस सबके सामने आज की तारीख में इतना भयावह संकट खड़ा हो गया है। उन हजारों लाखों निवेशकों के सामने जिनका पैसा आज डूब गया।
इसकी भरपाई कैसे होगी कोई नहीं जानता, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। जी राजीव जी बिल्कुल, कौन देगा आखिर जवाब इसका, ये बहुत यहां इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ क्या सचमुच देश डूब रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। सुनील शुक्ला जी कैसे देखते हैं? धन्यवाद राजीव जी। देखिए, आप देश से तो गिरता उठता नहीं है। कुछ किसी पंचों की राय तो होती नहीं कि आज शेयर मार्केट को उठा दिया जाए और फिर उसको गिरा दिया जाए। जी, सरकार की नीतियां होती हैं, ये सरकार के आर्थिक कार्यक्रम होते हैं जिनकी वजह से लोगों को लगता है और इस कि व्यापार बढ़ेगा, घटेगा, लाभ होगा, नुकसान होगा। इन तमाम कई कारण होते हैं आर्थिक गतिविधियों के, जिनके कारण से शेयर की कीमतें बढ़ती हैं या घटती हैं। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत के ऊपर एक अमेरिकी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मौजूदगी में गलत आर्थिक नीतियों अपनाने का आरोप लगाएंगे और प्रधानमंत्री चुप रहेंगे तो इसका असर नहीं पड़ेगा। अगर टैरिफ लगाने को लेकर के यूएस प्रेसिडेंट के जो आरोप है भारत के खिलाफ, अगर उसका प्रतिकार नहीं किया जाएगा तो क्या इसका अर्थव्यवस्था पर असर नहीं पड़ेगा? अगर विदेशी निवेशक बड़ी संख्या में बड़े पैमाने पर जो पैसा उन्होंने निवेश किया है वो निकाल लेंगे तो क्या इसका असर अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा? और क्या उन कारणों को नहीं तलाशा जाना चाहिए कि आखिर जो विदेशी निवेशक हैं वो इतने बड़े पैमाने पर पैसा क्यों निकाल रहे हैं? जी, इसकी जानकारी किसके पास होगी? हमारे पास होगी कि आपके पास होगी? उन कारणों की जानकारी निश्चित रूप से सरकार के पास होगी, सरकार को देना चाहिए। आखिर विदेशी निवेशकों को हमारी औद्योगिक गतिविधियों, आर्थिक गतिविधियों में विश्वास क्यों नहीं बन पा रहा है? स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपकी प्राथमिकताओं में धार्मिक गतिविधियां हैं, मंदिर का निर्माण, कुंभ का स्नान, में धार्मिक स्थलों पर कॉरिडोर का निर्माण, अगर सरकार इसको अपनी उपलब्धि बताती रहेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि आप देश के औद्योगिक विकास और आर्थिक व्यवस्था के ऊपर आपका कोई ध्यान नहीं है, वो आपकी प्राथमिकताओं में ही नहीं है। और जब आपकी प्राथमिकताएं नहीं होंगी तो आपका शेयर बाजार कैसे बढ़ जाएगा? अगर आपका श्रम उत्पादन का रेशियो उचित नहीं होगा, औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार तेज नहीं होगी, कृषि में निवेश बेहतर नहीं होगा, कृषकों में उत्साह अच्छा नहीं होगा, लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, तो फिर आपका शेयर मार्केट कैसे यथावत रह सकता है? क्यों रहेगा? और अगर आप में आपके नागरिकों में क्रय शक्ति बेहतर नहीं होगी तो विदेशी निवेशक पैसा क्यों लगाएगा? सवाल इस बात का है। और अगर आप इन चीजों को बेहतर करने के लिए कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, निवेशकों का नुकसान होगा। स्वाभाविक सी बात है कि पूंजीपतियों का नुकसान नहीं होता। जो विदेशी निवेशक आज हमारे हिंदुस्तान में पैसा निवेश किए हुए हैं, कल वो चीन में, वियतनाम में और अन्य इंग्लैंड में, जर्मनी में जो विदेशी वहां जाके निवेश करेंगे जहां उनको पैसा बेहतर रिटर्न है। आप क्या क्यों करेंगे? क्योंकि उनके पास पूरी दुनिया खुली हुई है। आप निवेशकों को अपनी तरफ अगर आप आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको एक बेहतर वातावरण देना पड़ेगा, लोगों को यह आश्वासन देना पड़ेगा कि आपकी औद्योगिक नीतियों में स्थायित्व है। अचानक से विदेशों में बनने वाली चीजों का जिसका टैरिफ में घटा करके आप 10%, 15%, 20% कर देंगे तो कोई क्यों आपके पास आपके बाजार को स्थिर कैसे कोई मान लेगा? ये तो एक बहुत अस्थिर तरीका हुआ। और जब आप विदेशी उत्पादों की टैरिफ को कम करेंगे तो आप अपने घरेलू बाजार को बनाए कैसे रख सकते हैं? कैसे संभव है? आप उसकी बात करें या न करें, आप उसको स्वीकार करें या न करें, लेकिन ये सरकार की नीतियां होती हैं जिसके कारण से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। इसके अलावा और कोई कारण नहीं होता। एक छोटे समय के लिए आप कुछ लोग इसको प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कुछ समूहों की वजह से यह लगातार और इस बुरी तरह से बाजार प्रभावित हो जाए, मैं नहीं स्वीकार करता इसको।
और अगर सरकार अपने औद्योगिक विकास को बेहतर नहीं करना चाहती है, नहीं करेगी, अगर अर्थव्यवस्था के ऊपर उसका ध्यान नहीं होगा, तो लोगों को ऐसे ही अपने पैसे डुबोने पड़ेंगे। इसका अन्य कोई तरीका नहीं हो सकता। औद्योगिक विकास को बेहतर किए बगैर, उत्पादन को बढ़ाए बगैर, क्वालिटी उत्पादन को बढ़ाए बगैर, जिसकी पूरी दुनिया में मांग हो, आप अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर नहीं कर सकते। इसीलिए आप चाहे जीडीपी के टारगेट्स हो, और चाहे प्रति व्यक्ति आय का सवाल हो, चाहे प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति का सवाल हो, हर जगह हम गिरते जा रहे हैं। पूरी दुनिया के पैमाने पर हमारी स्थिति सबसे खराब है। तो अगर ये स्थिति रहेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि बाजार डूबेगा, और जब बाजार डूबेगा तो निवेशक का नुकसान होगा। और ये निवेशक निश्चित रूप से सामान्य निवेशक होता है, कोई बड़ा पूंजीपति नहीं होता। इसमें वही स्थिति राजनीति की भी है। अब बिहार की राजनीति की चर्चा कर रहे हैं। यही जो फार्मूला भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना रही है, वही तो फार्मूला उससे महाराष्ट्र में अपनाया था। महाराष्ट्र में सरकार ने कहा, बीजेपी ने कहा था कि एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री के जो चेहरा होंगे वो कभी नहीं कहा। बिहार में भी स्थिति यही हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल साहब का, वो जो बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री कौन होगा यह विधायक तय करेंगे। आज तक ये भी दिल्ली में जो मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ है, क्या विधायक तय किए हैं क्या? वहां विधायकों में कोई बहस हुई है? विधायकों की तरफ से प्रस्ताव आया है कि बता दिया गया कि मुख्यमंत्री होंगे और सभी लोग उनके पक्ष में खड़े होंगे। आज तक जितने मुख्यमंत्री चुने गए भारतीय जनता पार्टी के, जहां जहां जीत दर्ज की है, कई विधायकों ने चुना कि विधायकों की मोहर क्यों लगाई गई। और आप वहां पर ज्ञान दे रहे हैं कि बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के जो विधायक, नवनिर्वाचित विधायक होंगे, वो मुख्यमंत्री का चयन करेंगे। अगर आप मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित करेंगे तो मुझे तो नहीं लगता कि गठबंधन चल पाएगा। मुख्यमंत्री का चेहरा न घोषित करना यानी कि जदयू को, जनता दल यूनाइटेड को बैक बेंच पर रखना है। आप उसको उतनी भी सीट नहीं देंगे कि वह उसकी एक प्रमुख भागीदारी हो पाए सरकार में। और कमजोर जनता दल यूनाइटेड अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकता, संभव ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी अपने इस मंतव्य को कभी कुछ छिपा भी नहीं रही है। वो कह चुकी है कि हमको अपना मुख्यमंत्री बनाना है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो या भारतीय जनता पार्टी इस मंतव्य के साथ चल रही है। लगातार उनके नेता बयान दे रहे हैं। अमित शाह साहब बोल चुके हैं, विजय कुमार सिन्हा साहब बोल चुके हैं, दिलीप जायसवाल साहब बोल चुके हैं, प्रत्येक नेता बोल चुका है इसको। अब ये तो देखना केवल भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता दल यूनाइटेड को है कि वह इस राजनीतिक स्थिति को स्वीकार करती है या नहीं करती है। अगर जो अभी ताजा सर्वेक्षण सी वोटर का आया है, उसमें अगर नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता घटी है तो यह अनायास थोड़े है। अगर आप दबाव की, नीतीश कुमार एक निर्णय के लिए जाने जाते रहे, आप उनके निर्णय से सहमत हो असहमत हो अलग का सवाल है, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता उनके पास रही है। लेकिन हाल के वर्षों में, हाल के महीनों में, हाल के दिनों में नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगा कि वो निर्णय नहीं ले पा रहे। उनको अपनी जिन सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति के लिए जाने जाते रहे उसको चलाना चाहते हैं, या जो हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी है उसके साथ खड़े होना चाहते हैं। क्यों कि जब गिरिराज सिंह ने अपनी यात्रा निकाली, उन्होंने कुछ नहीं कहा, न तो रोकने का प्रयास किया, न उससे कोई खिलाफ बयान दिए, न कोई उन्होंने बात कही। जिन विवादास्पद मुद्दों पर पूरा का पूरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, उन मुद्दों पर भी साफ तौर पर नीतीश कुमार जी ने कोई बात नहीं कही। तो एक ऐसे दौर से गुजर रही है बिहार की राजनीति जिसमें नीतीश कुमार जी को निर्णय लेना है कि वह किस राजनीति के साथ जाना चाहते हैं। और अगर वह हिंदुत्व की राजनीति के साथ जाना चाहते हैं तो उनकी लोकप्रियता में गिरावट आएगी, क्योंकि हिंदुत्व के नेता कभी नहीं माने गए। वह जिन कारणों से अति दलित में लोकप्रिय हैं, अति पिछड़ों में लोकप्रिय हैं, या महिलाओं में लोकप्रिय हैं, उसमें हिंदुत्व का एजेंडा नहीं है। इन समूहों को सशक्त करने, इनको उचित प्रतिनिधित्व देने, इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर करने, इनके लिए बेहतर रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए जाने जाते रहे, इसलिए उनकी लोकप्रियता रही है। हिंदुत्व किनारे में आप इस राजनीति पे आप नहीं चल सकते हैं। जाति जनगणना
का निर्णय भले नीतीश कुमार जी ले लें, उसको आगे बढ़ाने के लिए की अनुमति भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। तो आप जाति जनगणना की राजनीति करना चाहते हैं या हिंदुत्व की राजनीति करना चाहते हैं, आपको तय करना पड़ेगा। आज हिंदुत्व की राजनीति के साथ आप खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, बिहार की जनता के बीच में आपकी लोकप्रियता घटेगी, इस एकदम स्वाभाविक सी बात है। और आप जो सदस्य संख्या दिखाई गई, जीतने वाले की संभावना दिखाई गई है, वो भी घटती चली जाएगी और तेजस्वी को निश्चित रूप से इसकी लोकप्रियता का लाभ मिलेगा। तो आर्थिक मुद्दों पर भी और राजनीतिक मुद्दों पर भी सरकार के सामने बड़े सवाल है। यह सरकार गवर्नेंस की बात ही नहीं करती। अगर ये गवर्नेंस की बात करती तो किसानों को इतना लंबा आंदोलन नहीं करना पड़ता, एक किसान नेता को इतने दूर तक आंदोलन नहीं करना पड़ता। लेकिन कोई स्वाभाविक सी बात नहीं है, ये वही सरकार है जिसने 1 साल तक किसानों को आंदोलन करने के लिए मजबूर किया। तो ये गिरती हुई अर्थव्यवस्था के कारण से जितने भी विकास के मानक है सबके ऊपर असर पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमारे साथ अनिल सिन्हा जी भी जुड़ गए हैं। अनिल जी, आपका स्वागत करता हूं। इधर अमलेंदु जी भी। अमलेंदु जी, पहले आपके पास आता हूं। अमलेंदु जी, कैसे देखते हैं शेयर बाजार से लेकर उधर पटना तक हलचल तेज है। शेयर बाजार में तो पिछले 6 महीने में हाहाकार मचा हुआ है और आज तो बिल्कुल 1400 पॉइंट 1400 पॉइंट से ऊपर बाजार गिरकर बंद हुआ है। और ये लगातार, ये पूरा सप्ताह आप देख लीजिए, आज भी 8 लाख करोड़ रुपए आज के आज डूब गए। निवेशकों के 96 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। आखिर चल क्या रहा है? और उधर नीतीश बाबू जैसे पहुंचते हैं जीतन राम मांझी के कार्यक्रम में, वैसे हाहाकार मच जाता है बीजेपी में। क्या कहेंगे? राजीव जी, एक तो 70 सालों में पहली बार है कि शेयर बाजार इतना गिरा है। 70 सालों में पहली बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये बड़ा प्रिय जुमला है हमारे महामानव का, 70 साल में पहली बार। तो 70 सालों में ये पहली बार जो है शेयर बाजार इतना नीचे गिरा है, तो इसके लिए महामानव बधाई के पात्र हो सकते हैं। राजीव जी, जो पिछले 5 महीनों से चल रहा है शेयर बाजार में, और उससे पहले जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले और अमित शाह जी ने चुनाव से पहले बड़ी तारीफ़ें की शेयर की, शेयर खरीद लीजिए, और उसके बाद फिर राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया था अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही एग्जिट पोल आने के बाद कि भाई ये बड़ा घपला हुआ है और इसमें हेरा फेरी बहुत ज़बरदस्त हुई है, और ये जो एग्जिट पोल आए थे ये शेयर बाज़ार की मैनिपुलेशन करने के लिए आए थे। और राजीव जी, वो बात देखने में आई कि किस तरीके से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की पत्नी जो हैं, उनकी कंपनी एक ही दिन में जो है उनको लगभग 650 करोड़ रुपया उन्होंने कमा लिए। तो ये समझा जा सकता है कि कुछ ना कुछ तो मामला इसके पीछे रहा होगा। दूसरी बात राजीव जी, जिस समय प्रधानमंत्री कह रहे थे कि शेयर खरीद लो, उससे पहले राहुल गांधी का एक वीडियो आया था जिसमें वो रघुराम राजन के साथ बातचीत कर रहे हैं, और रघुराम राजन के साथ बातचीत में वो शेयर बाज़ार को लेकर सचेत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो एक सिक्योरिटी गार्ड है पार्लियामेंट में, वो कह रहा है कि उसने शेयर खरीदे हैं और अडानी के शेयर खरीदे हैं, और कह रहे हैं कि भाई इस बेचारे को मालूम नहीं है कि ये शेयर डूब सकते हैं। तो यानी जो जिस व्यक्ति को जरा भी जानकारी है शेयर बाज़ार की, वो कह रहा है कि शेयर बाज़ार में पैसा डूब सकता है, लेकिन जो महामानव जो है, जिसको सर्वज्ञानी है, जो विश्वगुरु है, वो बता रहा है कि शेयर खरीद लो। तो क्या ये जानबूझकर राजीव जी किया गया है? दूसरा एक जो मामला है राजीव जी की माधवीपुरी बुच का इस शेयर बाज़ार से क्या रिश्ता है, इस पर भी अब जांच होनी चाहिए। विपक्ष को भी इस पर जो है थोड़ा होमवर्क करना चाहिए कि आखिर माधवीपुरी बुच का मामला जो है वो शेयर बाज़ार की इस गिरावट से उसका क्या ताल्लुक है। दूसरा जो नए आए हैं राजीव जी, तुहिनकांत पांडे जी, सेबी के चीफ, वो तो पहले ही मोदी जी के देश बेचो अभियान के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। एयर इंडिया को बेचने का जिम्मा उनके ऊपर रहा है, LIC के विनिवेश का जिम्मा उनके ऊपर रहा, तमाम जो कंपनियां बेचने का काम रहा है उसको बहुत ईमानदारी के साथ उन्होंने किया है मोदी जी का। तो अब सेबी में लाए गए हैं, तो अब देखना ये कि क्या उसी ईमानदारी के साथ सेबी में काम करते हैं तुहिनकांत पांडे जी, क्या करते हैं, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन राजीव जी, अब लगता है कि शेयर बाज़ार पे भी जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा निगाह रखनी पड़ेगी कि यहाँ से आखिर ये पैसा राजीव जी, ठीक है निवेशकों का तो डूब रहा है, लेकिन इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? जब किसी का डूब रहा है तो किसी को फ़ायदा भी हो रहा होगा। तो ये मालूम करना चाहिए कि निवेशकों के तो 7.5 लाख करोड़ डूब गए, लेकिन इसका फ़ायदा किसको हुआ? किसी ना किसी को तो फ़ायदा हुआ। तो जिनको फ़ायदा हो रहा है आखिर वो कौन लोग हैं? दूसरा राजीव जी की जिस तरीके से विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं, आखिर विदेशी निवेशक पैसा निकाल क्यों रहे हैं? आखिर वो ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ पैदा हो गई कि विदेशी निवेशक जो हैं वो भारत से पैसा निकालने लगे, और डॉलर भी जो है वो चढ़ता चला जा रहा है, रुपया डूबता चला जा रहा है। आखिर इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होंगे।
जाहिर सी बात है कि सरकार की कुछ ऐसी आर्थिक नीतियां हैं जिनकी वजह से अर्थव्यवस्था जो है वो संकट में दिखाई पड़ रही है, शेयर बाजार भी संकट में दिखाई पड़ रहा है और एक तरह से देखा जाए रुपया भी संकट में दिखाई पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि या तो जैसा कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है, मुझे लगता है राजीव जी सुब्रमण्यम स्वामी जी को ये समझ नहीं है कि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री को अर्थव्यवस्था की अच्छी खासी समझ है। और अगर अच्छी खासी समझ ना होती तो ये शेयर बाजार और मार्केट और अर्थव्यवस्था इस तरीके से डूब नहीं रहे होते। ये कोई सोचा समझा व्यक्ति जो है, जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो अर्थव्यवस्था का, वही डुबो सकता है इस तरीके से अर्थव्यवस्था, और डुबोई जा रही है और अर्थव्यवस्था डुबोई जा रही है, देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है, लेकिन प्रधानमंत्री के कुछ मित्रों की अर्थव्यवस्था जो है वो बूम कर रही है। ये साफ देखने में आ रहा है राजीव जी। अब राजीव जी जी प्लीज अपनी बात। बिहार का जो मसला है, जो सर्वे आया है, हालांकि सर्वे में तेजस्वी यादव को दिखाया गया है कि 41% के साथ वो आगे चल रहे हैं, नीतीश कुमार 18% पे हैं और नीतीश कुमार से थोड़ा ही पीछे प्रशांत किशोर 15% पे हैं। अब ये 15% का क्या खेल है, इसको जो है थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल जो सर्वे बताता है राजीव जी, वही बताता है कि नीतीश कुमार 18 और 15 को मिला भी दिया जाए तब भी बहुत आगे चल रहे हैं। यानी तेजस्वी यादव 41% यानी लगभग आधे के आसपास हैं। इसका मतलब कि तेजस्वी यादव का करिश्मा बोल रहा है और जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि जिस एजेंसी का ये है उसको लेकर तमाम बातें होती रहती हैं, लेकिन तमाम बातें करने के बावजूद ये दिखाना मजबूरी हो गई कि जो जनता के मन में चल रहा है तेजस्वी यादव को लेकर, वो बताना इस सर्वे की मजबूरी हो गई। तो कोई भलमंद सा हाथ में ये सर्वे नहीं लाया गया है कि तेजस्वी यादव को जो हो रहा है, यानी जो है इसके पीछे जो खेल करने की कोशिश की गई है तो खेल भी किया गया है, लेकिन चूंकि मजबूरी है कि तेजस्वी यादव बढ़ रहे हैं और जनता में मकबूलियत बढ़ रही है तो उसको बताना मजबूरी है। तो मजबूरी में जो है वो तेजस्वी यादव का ग्राफ बताया गया है। अब नीतीश कुमार जो मांझी जी की उसमें पहुंचे जनसभा में राजीव जी, उन्होंने सीधे सीधे ये एक तरह से कहा जाए चैलेंज या चुनौती या कहिए संकेत भारतीय जनता पार्टी को दिया है कि मोदी जी, आप हमको लाडला मुख्यमंत्री कहकर शिंदे बनाने की अगर कोशिश करेंगे तो हम भी आपकी तांगा पलटी कर देंगे, ये आप समझ लीजिए। जी राजीव जी बिल्कुल नीतीश कुमार से लेकर इधर मुंबई शेयर बाजार तक का हलचल तेज है और इसकी हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। जो साथी बाद में जुड़े हैं, आप सबका